नमस्कार, आज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर श्रावस्ती से है। जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आए। दोस्ती की आड़ में जिहाद का खेल, धर्म परिवर्तन न करने पर उजाड़ी कोक। आपको बता दें, श्रावस्ती से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां दोस्ती और भरोसे की आड़ में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का एक काला खेल खेला गया है। एक गरीब जूस विक्रेता की पत्नी को न केवल प्रेम जाल में फंसाया गया, बल्कि उस पर धर्म बदलने के इस कदर दबाव बनाया गया कि बात न मानने पर उसके 5 महीने के अजन्मे बच्चे की हत्या कर दी गई है। ये पूरा मामला थाना मल्हीपुर के बीरगंज चौराहे का है, जहां अर्जुन लाल गुप्ता नाम के शख्स की हंसती खेलती गृहस्थी की जिहादी मानसिकता की नजर लग गई है। अर्जुन की दुकान पर आने जाने वाले इरफान ने पहले उसकी पत्नी को झांसे में लिया और फिर उसे एक सीक्रेट सिम कार्ड देकर अवैध तरीके से संपर्क साधा। शिकायत के अनुसार इरफान ने महिला पर धर्म परिवर्तन का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब महिला ने अपना धर्म छोड़ने से इनकार किया तो इरफान ने उसे ब्लैकमेल करते हुए नग्न तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी और जबरन निकाह करने की भी जिद पर अड़ गया। आपको बता दें, जुल्म की इंतहा 23 मार्च 2026 को हुई, जब अल्ट्रासाउंड कराने गई पीड़िता को इरफान और उसकी सहयोगी रुबीना ने जबरन कोई दवा खिला दी। उसके बाद पीड़िता को गंभीर रक्तस्राव हुआ और उसका अस्पताल पहुंचते पहुंचते 5 माह का गर्भपात हो गया। इरफान आए रहे हमरे घरे तो मतलब अरे मोबाइल से नंबर लेके गए, बात करे कति फोन लगावे लगे तो हम बात नहीं करीत रही। तो मतलब जबरदस्त हमार सिम पकड़ ली, हस्बैंड हमरे तो तूर दिन लेकिन फिर जबरदस्ती सिम दे के गए। तो सिम से मतलब बात करे के हैं कहीं, तो हम कहा कि मतलब बात ना करवे, तो हम सिम मतलब बताई दिए, हम दे दिए अपने हस्बैंड के यहाँ सिम बताए दिए, हम सिम दे दिए। तो सिम के हम अपने पास रखे रहे। तो कहीं हमारे एक दिन कॉफ़ी मशीन लेके चले गए बुकिंग पे यहाँ। तो इरफान आए हमारे घरे, तो मतलब हमारे साथ जबरदस्ती छेड़खानी करे लगे। और हम तब कहें कि मतलब हम बताए देवे, तो कहीं मतलब मोबाइल में फ़ोटो रखे हैं, फ़ोटो के हम वायरल कर देवे, फ़ोटो हम दिखाई देवे, समेर के फ़ोटो रखे हैं अपने साथ के, और सिंगल में समेर के फ़ोटो रखे हैं वायरल कर देवे। तो कहीं कि मैंने हम कहें हम सब चीज़ बताए देवे, तो धमकी दे के हमारे साथ में जबरदस्ती करते रहे। और हम एक लड़की रुबीना रही, तो हमारे फ्रेंड हो, तो हमारे घरे आवत रही, तो मुसलमान हो तो ये कहीं कि मतलब वो लड़की गंदी ही ठीक ना है सुन पाए, तो कहीं लड़की गंदी ही ठीक ना ही। और उके का कहते उनके साथ में ना रहो ना, उके हमारे घरे आ ज़रूरत है। तो वो लड़की चली, मतलब वो लड़की से हम छोड़ दिए, उके हम मतलब आना जाना सब बंद होगा। तो इरफान से उनके रिलेशन रहा, दोस्ती रहा। तो इरफान आए, मतलब इरफान से नहीं हुए हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड करावे देते हैं, तो इरफान के हाथे से मैं बातचीत करते रहे। इरफान के पहले आई, इरफान के यहाँ गई, इरफान बुलवाई, तो कहीं इरफान के यहाँ से हमारे घरे आई, फिर घर से हमारे साथ में यहाँ गई। तो हम अल्ट्रासाउंड करावे गए रहे, तो वहाँ हमारे अल्ट्रासाउंड कराए हैं, पेट में हमारे दर्द हो लग। तो हम दवा मांगे ना आशा से, तो दवा ना आए आशा, कहीं कि अब डॉक्टर लिख के दिया है। तो दवा कहीं हम सुन पाए ना रुबीना, तो रुबीना दवाई लेके आई, टेबलेट खोल के हमका दे दी, हम खाए न। उसके बाद में घरे आए न, 1.5 घंटा के बाद हमारे ब्लीडिंग चालू हो गई। तो हम दवा कराए ना ठीक हुआ, फिर का नाम की 2 महीना बाद बच्चा खत्म हो गया। और धमकी क्या दे रहे हैं तुमको? धमकी दे रहे थे कि मतलब मेरे साथ गलत नहीं करोगी तो तुमको जान से मार देंगे, हमारे साथ फोटो नहीं खिंचाओगी, ये नहीं करोगी। तो मतलब अरे रुबीना डबल कॉल जोड़ के बात करावत रही, कहते रही छोड़ ना वही हो, बहुत नहीं है बहुत और भगावे के यहाँ कहने का मतलब हमारे साथ में भाग चलो, तोहार मर्द ना ठीक है, तोहार मर्द करिया है, कोयला है, हमारे साथ में भाग चलो। तो हम कहने के मतलब हम भाग के न जीवे, हम रहे अपने मर्द के साथ। तब हम सब बताए दिए। तब हमारे घर में आए, हमारे घर में आए, तो कहीं के मतलब हमारे साथ जबरदस्ती न करियो, तो अगर घर में फांसी लगा के मर जाए तो का मर्द निहारों का फंसाई देंगे। विपक्षी पार्टी हमारे जो है मिसेस का वो रिकॉर्डिंग रखा है, फ़ोटो रखा है, अपना रिकॉर्डिंग किसी को नहीं सुनाता है, और जो अलग गलत रिकॉर्डिंग बात किया है, बातचीत किया है अलग गलत, वो सबको सुनाता फिर रहा है। कृपया हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है, और धमकी दे रहा है कि इनको बर्बाद करके फिर छोड़ेंगे, और जो है मेरा बच्चा भी ख़त्म करवा दिया है। अब क्या कहें, ना कहीं मुंह दिखाने के काबिल हैं, ना कहीं जाने के काबिल हैं।
कृपया हमारी सहायता करें, हाथ जोड़ के विनती है। खबर उन्नाव से है, जहां नव मनोनीत राज्य मंत्री का बड़ा दावा। राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने कहा, साक्षी महाराज की कृपा से मंत्री बना हूं, मुझे पता है महाराज जी उन्नाव आ रहे हैं तो उनके दर्शन के लिए उन्नाव आ गया। मंत्री ने कहा, सोना पेट्रोल की कम खपत वाले प्रधानमंत्री के बयान पर बोले मंत्री, मोदी जी देश के सर्वोच्च नेता, उन्होंने कुछ बोला होगा, सोचा होगा, तभी देशवासियों को आग्रह किया है। पीएम की नाकामी छुपाने वाले राहुल गांधी के बयान पर मंत्री का पलटवार। राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी के भाग्य में प्रधानमंत्री का पद भी नहीं है। अगर उनकी माताजी चाहती तो सरदार जी के 2.5 साल काट कर अपने बेटे को शपथ दिला सकती थी, लेकिन उनका करियर है ना चेहरा है, और यहाँ तक कि उनकी शादी भी नहीं हुई है। मंत्री जी आज उन्नाव आए हैं, महाराज जी से मुलाकात करी है, किन बातों पर चर्चा हुई? महाराज जी की कृपा से मैं मंत्री बना हूँ। मुझे जानकारी हुई महाराज जी उन्नाव आ रहे हैं तो मैं सीधा लखनऊ से यहाँ आया। महाराज जी के दर्शन हो गए, इसका मैं अपने को सौभाग्य समझता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा है, जनता से अपील करी है कि तेल, गोल्ड यानी सोना और जो है खाद्य सामग्री पर जो है बचत के लिए कहे हैं। देखिए ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सर्वोच्च नेता हैं, निश्चित उन्होंने कुछ समझा होगा, सोचा होगा, जिसकी वजह से हमारे देशवासियों को आगाह किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नाकामी छिपा रहे हैं, उपदेश खाली दे रहे हैं, नाकामी छिपा रहे हैं। अखिलेश कौन से हैं? वो राहुल गांधी क्या है? सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए, फिर इंदिरा गांधी जी हुई, फिर राजीव गांधी हुए, और उसके बाद 10 साल सरदार जी रहे। उनके तो भाग्य में प्रधानमंत्री का पद है ही नहीं। अगर वो चाहती उनकी माताजी तो सरदार जी के 2.5 साल काट कर अपने बेटे को शपथ दिला सकती थी, लेकिन अब उनका कोई न कैरियर है न चेहरा है, यहाँ तक कि उनकी शादी भी नहीं हुई। तो हमें लगता है बेकार की चीज़ है वो। बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद अखिलेश यादव उनसे वहां मिलने गए थे, वहां पर उन्होंने बातचीत की कि यूपी में हम तैयार हैं। देखिए ऐसा है, हम आप सभी को पता है, पहले बिहार का चुनाव हुआ, उसमें माननीय मोदी जी भी गए, माननीय योगी जी भी गए। योगी जी ने 31 सभाएं की थी, उसमें 2 नहीं जीती, शेष प्रत्याशी जीत गए। अखिलेश यादव जी भी गए थे, उन्होंने 25 सभाएं की थी, जिसमें 2 विधायक जीते, शेष हार गए। तो बंगाल में अखिलेश जी गए, ममता ने उनको कोई लिफ्ट नहीं दी, नमस्कार किया, वो अपने अंदर चले गए। अब जो पीछे पीछे अपना चले गए, उनका व्यक्तिगत मामला है। हम आप सभी जानते हैं भी संसद में नारी वंदन अधिनियम का संशोधन विधेयक पेश किया गया था। ममता बनर्जी के लोगों ने विरोध किया, अखिलेश जी ने विरोध किया, और भी उनके जो घटक दल सही उन्होंने विरोध किया। आजकल बेटियां, महिलाएं सब पढ़ी लिखी हैं, उन्हें मालूम था हमारा 33% आरक्षण सांसद में, विधायक में हो जाता है, इन लोगों ने नहीं होने दिया। हमें लगता है बंगाल पर भी वहाँ की पढ़ी लिखी बेटियों पर असर पड़ा होगा, तो इसीलिए सर्व समाज के लोगों ने प्रचंड बहुमत से मोदी जी पर विश्वास किया, अमित शाह जी पर विश्वास किया। हमारे सुनील बंसल जी 1 साल से वहाँ लगे हुए थे, और योगी जी ने भी वहाँ भारी कई मीटिंगें की। मुझे लगता है 1-2 छोड़ के सारे प्रत्याशी जीत गए होंगे। कल्याणपुर विधानसभा की विधायक नीलिमा कटियार ने सोमवार को ऊर्जा संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देते हुए ई ऑटो से अपने विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया है। विधायक नीलिमा कटियार ने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और साथ ही डीजल की बचत एवं ऊर्जा संरक्षण के आह्वान पर उनका एक छोटा सा प्रयास है। उन्होंने कहा कि आइए हम सभी मिलकर ईंधन की बचत करें और राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और ई ऑटो में बैठकर विधायक ने कल्याणपुर विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात भी की है। विधायक के इस कदम की क्षेत्रीय लोगों ने सराहना की है कि लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह के प्रयासों से आम जनता में भी ऊर्जा और साथ ही संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
खबर मऊ से है। दिनांक 11 मई 2026 को थाना दोहरी घाट क्षेत्र अंतर्गत रेल मंत्रालय द्वारा आयोजित मेमो ट्रेन उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मेन रोड पर भीड़ के बीच फायरिंग की आवाज से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्राप्त हुआ है। घटना के संबंध में क्षेत्र अधिकारी एवं स्थानीय पुलिस द्वारा जांच की जा रही तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मऊ कमलेश बहादुर द्वारा जानकारी दी गई। फायरिंग का मामला है, क्या है? ये दिनांक 11/5/26 को थाना दोहरी घाट के अंतर्गत रेलवे स्टेशन दोहरी घाट पर एक मेमो ट्रेन का रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालन किया जाना था। उस दौरान एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था रेलवे विभाग के द्वारा। वहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि और प्लस जनता के लोग, जो क्षेत्र की जनता थी, वहाँ पर एकत्रित थे और उसी दौरान कार्यक्रम से करीब 100 मीटर दूर सड़क पर कुछ जनता के लोग खड़े थे और कुछ वाद विवाद हो रहा था और उसी दौरान एक फायर की आवाज़ होने का एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर थाना दोहरी घाट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वीडियो की जांच की जा रही है और सारे लोगों के जो उसमें व्यक्ति दिख रहे हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। वो कौन लोग थे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है, फायर हुआ है नहीं हुआ और किसने किया है, इसकी पूरी तहकीकात की जा रही है। जो भी जांच में तथ्य आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र में बारात की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बारातियों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ देर रात मेडिकल कॉलेज पहुंचे और साथ ही घायलों का हालचाल जाना है। वहीं पुलिस मामले में जांच में जुट गई है। जिलाधिकारी ने डॉक्टरों को सभी घायल का समुचित और त्वरित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ऋषभ रुड़वाल ने बताया है कि घटना रामपुर बरकोनिया थाना क्षेत्र के सिलथम के कठार गांव के पास की है, जहां मंगलवार देर रात मिर्जापुर से बारात लेकर जा रही पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। दिनांक 12/5/2026 को रात में करीब 10 बजे थाना क्षेत्र रामपुर बरकोनिया में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन जो कि बारात से मणिहान मिर्जापुर से थाना रामपुर बरकोनिया की तरफ आ रहा था, ग्राम कठोर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर उच्च अधिकारीगण, थाना की पुलिस की टीम, पीआरवी और एम्बुलेंस को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाया गया। दुर्घटना में कुल 16 लोग घायल हुए, जिनमें से 12 को जिला अस्पताल लोधी भेजा गया। उपचार के दौरान 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, जिनका नाम राजन गौड़ पुत्र कन्हैया गौड़ है, दूसरे अजय गौड़ पुत्र रामबली हैं और तीसरे विनोद गौड़ पुत्र कैलाश हैं। ये सभी मणिहान मिर्जापुर के रहने वाले हैं। अन्य घायलों व्यक्तियों को बेहतर उपचार हेतु वाराणसी रेफर किया गया है। अन्य घायलों का उपचार जारी है एवं स्थिति सामान्य है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था स्थिति की जनपद बदायूं के कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव सकरी कासिमपुर गांव की रहने वाली कविता पत्नी राजेश कल दिन में पड़ोस की रहने वाली नीतू पत्नी धीर सिंह और साथ ही उसकी जेठानी से नाली का पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें डायल 112 पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर जाकर फैसला करवाया था। फैसले के बाद शाम के समय फिर से विवाद हुआ तो पड़ोस की ही रहने वाली नीतू और उसकी जेठानी ने कविता को धक्का मारकर गिरा दिया, जिसमें नीतू गिरकर घायल हो गई। वहां 5 माह की गर्भवती थी। कविता की गिरने से उसके पेट में दर्द होने लगा और रात भर उसके प्रसव पीड़ा होती रही। सुबह के समय कविता ने मृत नवजात को जन्म दिया तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि नीतू और उसकी जेठानी के नाम तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की गई।
नाम है आपका? हमारा नाम राजीव रजा, कहाँ के रहने वाले हो? सगरी का चंपा। क्या मामला है जो नाली के ऊपर घेरा हो गया है? वो ने मतलब धक्का मार दिया। किसने? नीति ने, और नीति की जिठानी ने। हाँ। तो वो उनके दर्द हल्का हल्का हुआ। सुबह बच्चा मरा हुआ खंडित हो गया। क्या नाम था इनका? वो कविता। कविता। अच्छा। राजेश की पत्नी। तो तहरीर वगैरह दे दी? हाँ दे दी सर। किसके नाम दी है? राजेश के और बाकी कविता। नीतू के नाम? हाँ नीतू के। अच्छा अच्छा। नाम है आपका? हमारा नाम राजीव रजा, कहाँ के रहने वाले हो? सगरी का चंपा। क्या मामला है जो नाली के ऊपर घेरा हो गया है? वो ने मतलब धक्का मार दिया। किसने? नीति ने, और नीति की जिठानी ने। हाँ। तो वो उनके दर्द हल्का हल्का हुआ। सुबह बच्चा मरा हुआ खंडित हो गया। क्या नाम था इनका? वो कविता। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार बाइक रोड किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई है। सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। युवक अपने घर से बाइक द्वारा जा रहा था हिमाचल के बद्दी। आपको बता दें कि कोतवाल बिसौली के गांव अजनवार और साथी निवासी बाजिद उम्र 20 वर्षीय जाफर अली निवासी अजनावर और युवक अपने घर से बाइक द्वारा बुधवार की सुबह करीब 4:30 बजे हिमाचल के बद्दी जा रहा था। तभी भटपुरा और साथी सरवा गाँव के पास रोड किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक सवार जा घुसा है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक बाइक पर अकेला अपने घर से बद्दी हिमाचल जा रहा था। तभी युवक ट्रॉली से जा रहा टकराया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली का पीछे वाला टायर फट गया था। बताया जा रहा है कि ट्रॉली आधी रोड पर खड़ी थी और आधी रोड किनारे कच्ची साइड खड़ी थी। युवक हिमाचल की बद्दी में कबाड़े का गोदाम और वहां पर कबाड़े का काम करता है। नाम है आपका? आकिल रजा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिसौली का रहने वाला हूँ। जी, आपके साले के साथ क्या घटना हुई है? साले के साथ घटना ये हुई है कि सुबह 4:30 बजे करीब घर से निकले थे बद्दी के लिए, क्योंकि 6-7 साल से वहीं पर काम करते हैं ना, कबाड़े का गोदाम है। बद्दी के लिए रवाना हुए थे बाइक से। तो बिसौली से निकल के सरवा पड़ता है, वहाँ एक ट्रॉली खड़ी हुई थी जो आधी सड़क पे थी खड़ी हुई, आधी ज़मीन पे थी, जिसका टायर फटा हुआ था। तो गाड़ी जो कंट्रोल नहीं हुई उसमें जाके लग गई और वहीं मौके पे मौत हो गई। फिर उसके बाद में जो है पंचनामा तैयार करा के बदायूं ले आए। और इसके मरने वाले जो हमारा साला है, इसकी 3 बहनें हैं, जिनमें से 2 की शादी हो गई है। 5 भाई हैं, 5 भाइयों में 3 भाइयों की शादी हो गई है, 2 भाई कुंवारे हैं, 1 बहन कुंवारी है। खबर उन्नाव से, जहां प्रतीक यादव के निधन पर सांसद साक्षी महाराज ने दी प्रतिक्रिया। इस सूचना से मैं काफी दुख हूं और साथ ही दुखी हूं, आहत हूं और दुखी मन से कह रहा हूं, क्योंकि मेरे उस परिवार से पारिवारिक संबंध है। साक्षी महाराज ने कहा, मुलायम सिंह के परिवार से संतों का बहुत सम्मान होता था और साथ ही इतनी बड़ी घटना पर दुख भी है, आश्चर्य भी है। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस घटना से दुखी ना हो। महाराज जी, अपर्णा यादव के यहाँ एक घटना हुई है, किस तरह से आप बोलते हैं? मैं इस बात को सुनकर स्वयं बहुत आहत हूँ और दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके, मुलायम सिंह की माँ से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और सेवई मीनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है। पर इतनी बड़ी घटना, दुख भी है, आश्चर्य भी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त न करे। तो मैं इस संकट की घड़ी में अपर्णा जी के साथ, उनके परिवार के साथ, पूरे यादव परिवार के साथ हूँ। लेकिन ये घड़ी बहुत दुख की है
मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और प्रतीक जी जो अब स्वर्गीय हो गए उनको अपने चरणों में स्थान दें। खबर बहराइच से है, जहां आप बहराइच में 8 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहराइच जिले के थाना कैसरगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत मंझारा तौलकी के दयालपुरवा गांव में मंगलवार को 8 वर्षीय मासूम की बेरहमी से हत्या कर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना के बाद गांव में मातम और दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव स्वयं मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। मौके पर थाना प्रभारी राजेश कुमार शुक्ला, क्षेत्राधिकारी DK श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष विक्रम सिंह समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। जनपदीय फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के साक्ष्य जुटाए, फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश हो या हत्या की वजह माना जा रहा है और साथ ही हालांकि सभी पुलिस पहलुओं पर जांच कर रही है। और SP विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि घटना के शीघ्र अनावरण के लिए भी विशेष टीम गठित कर दी गई है। आज कैसरगंज थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि दयालपुर नाम के गांव में एक बच्चे जिसकी उम्र 8 साल के आसपास है, उसकी हत्या कर दी गई है और उसके गर्दन पर तेज धार के किसी हथियार से हमला किया गया है। इस सूचना पर मौके पर तत्काल SO कैसरगंज, CO कैसरगंज और SP सिटी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और शव को पंचायतनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। बच्चे के परिजन के द्वारा एक तहरीर दी गई है, उसमें उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया है, जिसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जो घटना की वजह है कुछ पुरानी रंजिश बताई जा रही है। इस संबंध में पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र इस घटना का फॉलो किया जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है यहाँ पर? उर्मिला जी, क्या हुआ है यहाँ पर? ये कौन सा गांव है? अर्जुन पे दयालपुरवा, वहाँ पे घटना हुआ। चाकू से रहते दुश्मन लोग मारे हैं सब। हाँ, गए थे हम लोग खोजने, तो वो सास मेरा उठाई, मैं उठाई, लेके आया था घर पे यहाँ पे बच्चे को। हाँ, बच्चे के वो दुश्मनी से मारे हैं। पहले से भी था, दुश्मन लोग बहुत है, विवाद चल रहा था गांव में। चल रहा था। वो बोल रहे थे कि तुम के कत्ल से नहीं मारेंगे तो तुम्हारे बच्चे लोग को मार देंगे। हाँ, कहीं पाएंगे तो कहीं मार देंगे। क्या नाम था बच्चे का? धनंजय। धनंजय नाम। क्या चाहते हैं? क्या चलते मिले हम लोग के इंसाफ। हाँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के एक विवादित बयान के बाद मुश्किलों में घिर गए हैं। ब्राह्मण समाज को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद आरोप में उनके खिलाफ गाजियाबाद में FIR दर्ज की गई है। इस मामले ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही। जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में उन पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो सामने आने के बाद ब्राह्मण संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा नेता डॉक्टर अजय शर्मा ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि राजकुमार भाटी की टिप्पणी से ब्राह्मण समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। अधिकारियों का कहना है वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे बयान की जांच की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है यह मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी अधिक तूल पकड़ सकता है, क्योंकि जातीय और साथ ही सामाजिक मुद्दे प्रदेश की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। परेशान कर लिए मानसिकता से इस तरह के मुहावरे बनते हैं और ये मुहावरे यद्यपि मैं ये बात मानता हूं दोनों तरफ से हैं। जवाब में भी बनाए, फिर जब ज्यादा परेशान कर लिए तो जवाब में बनाए। मैं अपना संस्मरण बताता हूं। मैं 1987 में BA करने के तुरंत बाद एक अखबार में मैं रिपोर्टर हो गया था गाजियाबाद में नौकरी करने में। तो एक पत्रकार महोदय मुझे बार बार ये मुहावरा वो सुनाते थे दोहा कि गूजर रही कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर, ये 6 ना होते तो खुले के वारस होते। अब सुन के अपमान में तो बहुत लगे, लेकिन सुन ले। फिर मुझे एक किसी सज्जन ने कहा, मैंने उससे कहा यार वो ऐसे सुनाता है बार बार मुझे। उन्होंने कहा ये दुआ सुनाती करो उसे। यद्यपि मैंने वो दुआ कहीं सुनाया नहीं, और आज बोल देता हूँ माफी के साथ। मुझे खुद अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने कहीं सुनाया नहीं, लेकिन आज बोल देता हूँ, क्योंकि इसी विषय पर
कार्यक्रम में। उन्होंने कहा ये सुना दिया करो कि ब्राह्मण भला न वैश्य इनमें भला न कोई, और कोई कोई वैश्य तो भले ब्राह्मण भला। यार ये तो ज्यादा खराब हो गया, ब्राह्मण भी कुछ तो अच्छे होते भले होते, सुधाया नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्टर लगवा दीजिए बाकी चीज का। और दूसरा संशोधन में डॉक्टर साहब बताऊं अपना कि 2000 में मेरी एक किताब आई नोएडा। नमस्कार साथियों, मेरे 12 मिनट के एक भाषण से 7 सेकंड की क्लिप काटकर मेरे खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाला व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है इन दिनों के कुछ लोग, जो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी IT सेल के लोग होते हैं, और कुछ भोले भाले लोग भी उनके बहकावे में आ जाते हैं, मेरे खिलाफ एक अभियान चलाते रहते हैं कि मैं ब्राह्मण विरोधी हूँ, सनातन विरोधी हूँ, हिंदू विरोधी हूँ, जबकि ये तीनों आरोप बिल्कुल एकदम गलत है। मैं ब्राह्मण जाति का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, ब्राह्मण भाइयों का सम्मान करता हूँ। ब्राह्मण समाज में एक से एक विद्वान, एक से एक राष्ट्रभक्त, एक से एक वीर योद्धा और बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं, और मैं किसी भी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म का अपमान करने की कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। है क्या कि दिल्ली में एक कार्यक्रम था जवाहर भवन में, एक हमारे मित्र हैं अली अनवर जी, जो राज्यसभा सदस्य रहे हैं, JDU के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे ने और उनकी बहू ने, रफरफ अंसारी और जावेद अनवर ने एक किताब लिखी है, जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। और ये किताब केंद्रित है भारतीय समाज में जातियों को लेकर क्या क्या मुहावरे, लोकोक्तियाँ और कहावतें बनी हुई हैं, उनको लेकर केंद्रित है। तो इस किताब को विमोचन था जवाहर भवन में 5 तारीख को, 5 मई को, और उसमें मेरे साथ श्री योगेंद्र यादव जी और अपने ये थे प्रोफेसर रतनलाल जी और आशुतोष जी और शीबा असलम फहमी जी, ये कई लोग शामिल थे उसमें कार्यक्रम में। तो वहाँ जब मैं बोला तो मैंने ये बात कही, और मेरे पूरा अगर 12 मिनट की वीडियो सुनी जाएगी, मेरा वक्तव्य सुना जाएगा, तो मैंने उसमें कहा कि हमारे समाज में ये एक बुराई है कि हमने जातियों को लेकर तरह तरह के खराब मुहावरे बना रखे हैं, खराब कहावतें बना रखी हैं। और मैंने उसमें स्पष्ट तौर पे ये भी बोला कि ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़ों के खिलाफ ही ये मुहावरे बने हुए हैं, दूसरी तरफ के लोगों के खिलाफ भी बने हुए हैं। हमारे लोग भी उनके खिलाफ ऐसे ऐसे भद्दे वो बोलते हैं, तो ये गलत है। मैं उसका विश्लेषण कर रहा था, मैं उसका खंडन कर रहा था। और मैंने जब 2 उदाहरण दिए, तो पहले जो गूजर यादवों के खिलाफ एक वो कही जाती है, वो मैंने बोली कहावत कि गूजर अहीर कंजर कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। मैंने कहा ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे, मजाक करते थे हमारे साथ, हमें बुरा लगता था। फिर मैंने एक सज्जन को कोट किया कि उन सज्जन ने ये ब्राह्मण संबंधी ये दोहा बोला जिसमें ब्राह्मण का और वैश्य का जिक्र आता, जिसे रुड़की के मंगलौर क्षेत्र के रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने प्रेस वार्ता कर जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़ित व्यक्ति ने अपनी जान से माल का खतरा भी बताया। आपको बता दें कि लखनौता निवासी रामपाल ने जिला पूर्ति अधिकारी DSO पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं। खास बात यह है कि उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में वीडियो साक्ष्य भी दावा किया है। पीड़ित रामपाल के अनुसार उन्होंने विभाग में चल रहे कथित भ्रष्टाचार की शिकायत कई बार जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की, आयुक्त तथा खाद्य सचिव देहरादून से भी की है। और रामपाल का कहना है उनके पास DSO द्वारा अवैध वसूली की मांग से संबंधित रिकॉर्डिंग मौजूद है। क्या नाम आपका, क्या नाम DSO भी गया, अधिकारी को भी कहा, जो सीडीओ बोलते वो कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास जो है मैं वो कर लूँगा। कोई सर, मेरा नाम है रामलाल, मैं गाँव लखनौते का रहने वाला हूँ। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यह है कि मेरा राशन कार्ड था, लाल कार्ड, वो काट दिएगा।
और कट्टा किस कारण से? ये ग्रुप था गांव में, जो भी कुछ था हिसाब किताब, मेरा लाल कार्ड काट कर उन लोगों का लाल कार्ड बनाई दे गई, जो प्रभावशाली आदमी है, हर किस्म के करते खाते आदमी है, जिनका ट्रैक्टर ट्राली भी है, सब चीज़ है, लेकिन उनके लाल कार्ड बनाई दिया। और मैं जो हूँ 5 साल हो गए, मैं बिल्कुल परेशान हूँ। क्या नाम, डीएम साहब के यहाँ से, सीडीओ के यहाँ भी और कमिश्नर साहब के यहाँ भी दरखास्त दे चुका। दरखास्त देता देता परेशान हो गया, मैं बिल्कुल परेशान हो गया। परेशान होने के कारण जो मैं आपसे जो भी कुछ मैं मजबूर हो गया। मजबूर होने के कारण जो है इस बात में क्या कह सकते कौन ये प्रभावशाली लोग हैं। एक तो ऋषिपाल था उस टाइम पर, और क्या नाम एक रघुवीर, और क्या नाम है प्रधान भी था वो भी, और क्या नाम, और दो तीन चार आदमी ऐसे हैं ये जो इन्होंने मेरा कार्ड नहीं बनने दिया बिल्कुल भी। जी सर, वहाँ याचिका दायर करी है, मैं गया हूँ और क्या नाम मैंने इनकी शिकायत दर्ज करवाई है। वहाँ से शिकायत दर्ज करवाने पर क्या नाम मेरी जो वो सुनवाई थी, जो कहना सुनना था, मैं दरखास्तबाजी इनकी करी। अच्छा जी, दरखास्तबाजी करने पर मैं मजबूर होने के कारण जो मैं यहाँ तक कदम उठाया अपना। हाई कोर्ट द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, एक तो रघुवीर की है और एक वो विकास है, उसका ऋषिपाल का लड़का, उसके और क्या नाम डीएस की ये कराई है जी कि ये 3-4 आदमी जो थे ये चंदा इकट्ठा करते हैं और डीएससी को देते हैं। वो मेरी शिकायत को जो भी आती है वो बिल्कुल नील हो जाती है, बिल्कुल जो है उसकी सुनवाई भी नहीं कर पाते कभी भी। जो वो पैसे पूछे चंदा इकट्ठा करके देते हैं उसे डीएस को, और क्या नाम जो वो आपका ये 3-4 आदमी जो है ये राशन डीलर वगैरह जो भी कुछ थे ये लोग हैं। साक्ष्य तो सर मैंने कल वो साक्ष्य तो मैंने कल जमा कर दिया इसके यहाँ से, आपके पूर्ति अधिकारी के यहाँ से कल किया है, कर दिया मैंने। रिसीव कॉपी है मेरे पास में, डीएसओ की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, जिससे कि वो पैसे मांग रहा है। रघुवीर की सब मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं आपको सस्पेंड करवा दूँगा। इस मामले की जांच तो इंस्पेक्टर साहब आए थे यहाँ से, वह एक ऐसी बात को कि भाई क्या मैं इस बात में मैं तो हरिद्वार की जो जांच करूँगा, मैं हाई कोर्ट को मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं घर पर गए थी 2-3 मेरे घर पर गए वहाँ से, क्या नाम जो गाड़ी भर के गए वहाँ से, जो है पूछा जाके कहाँ है, कौन है, क्या है, ये वो है। मैं तो अपने बाहर मजदूरी करता हूँ साहब। पक्की बात है साहब, क्या करूँ, मजदूर कर ये क्या करूँ बताओ। मैं फिलहाल देहरादून रह रहा हूँ साहब। मुझे तो मुमकिन लग रहा है कि मैं ये इस देश के रहते हैं मेरी जांच पूरी हो जाए, बिल्कुल भी नहीं होती कि साहब ये तो मिले हैं साहब, क्या कर रहे हैं, ये तो सब मिले हैं, सब एक है नीचे से लगा ऊपर तक। क्या नाम आपका, क्या नाम सरोवर नगरी नैनीताल के कृष्णापुर क्षेत्र में 4 मई को पहाड़ी से लुढ़क कर आए विशालकाय बोल्डर ने क्षेत्रवासियों का जीना दूभर कर दिया था। जब 4 मई को देर सायं भारी बोल्डर आ गया था जिसने भारी तबाही मचा दी थी। एक चौपहिया वाहन व दोपहिया को भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। बोल्डर के खूब से बिलबिलाए क्षेत्रवासियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री सचिव आयुक्त दीपक रावत अधिकारियों से कर्मचारियों के साथ कृष्णापुर क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ बता दें कि 4 मई की शाम कृष्णापुरम क्षेत्र में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिर गया था और साथ ही गनीमत रही कि बोल्डर सड़क पर खड़ी कार पर गिरा और वहीं पर रुक गया। इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने आयुक्त को क्षेत्र की अन्य समस्याओं से अवगत कराया है। दीपक रावत ने बताया है कि उन्होंने सिंचाई विभाग से बोल्डर तोड़कर सड़क से हटाने और भविष्य में पहाड़ी पत्थर गिरने से रोकने के लिए उपाय करने को कहा है।
जयपुर के जितने भी निवासी हैं, आपकी ओर से ये थी कि जिस रास्ते का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में, कुछ जगहों पे पूरा टूटा हुआ है, तो उसको इरिगेशन डिपार्टमेंट रिपेयर कर देगी। और वर्तमान में जिस रास्ते से जा रहे हैं, ये कुछ जगहों पे इसमें खतरा है, छोटे बच्चे जाते हैं तो वो गिर भी सकते हैं। तो पहले तो अभी क्योंकि बलिया नाले वाला कुछ काम चल रहा है, तो जिस रास्ते में वर्तमान में लोग जा रहे हैं उसी को हम फिलहाल ठीक कर रहे हैं और रेलिंग्स लगा देंगे, वो टेम्पररी है। उसके बाद जो बलिया नाले में प्रॉपर स्टेबलाइजेशन हुआ है वो रास्ता हम खोल देंगे और ये जो खतरे वाला रास्ता है इसको बंद कर देंगे। और एक और डिमांड यहाँ पे लोगों ने मुझे बताई है कि ये कूड़ा खड्डा पैदल रास्ता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाता है, और जो नॉर्मल ग्राउंड है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, इन दो पॉइंट्स को अगर जोड़ दें तो एक वैकल्पिक कनेक्टिविटी भी यहाँ के लोगों की नैनीताल जाने के लिए मिल सकती है। और आपकी डिमांड है कि इसको 2 व्हीलर के लिए कर दिया जाए। तो पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर जो हैं उनसे मैंने कहा है कि जो भी यहाँ की डिवीजन है वो इसका एक सर्वे तैयार कर ले, कितनी लैंड इसमें जाए। जयपुर के जितने भी निवासी हैं, आपकी ओर से ये थी कि जिस रास्ते का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वर्तमान में, कुछ जगहों पे पूरा नालों की सफाई नहीं। आपको बता दें, खबर रुड़की से है। रुड़की की मंगलौर नगर पालिका परिषद की सफाई व्यवस्था को लेकर खड़े हो रहे सवाल। आपको बता दें, बड़े बड़े दावे करने वाली मंगलौर नगर पालिका परिषद नालों को सफाई व्यवस्था में नाकाम नजर आ रही है। मंगलौर वार्ड नंबर 10 खत्रियों वाले मंदिर के पास सदियों से चल रहा नाला, जिसमें पहले सिंचाई के लिए पानी चलता था, लेकिन अब वर्तमान में नाला पूर्णतः बंद है। उसके बाद भी नगर पालिका परिषद मंगलौर की कोई तैयारी नहीं नजर आ रही। वहीं मंगलौर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका की ओर से बरसात को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जी कि जैसा आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, साथ ही मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ आपको कि पूरे मंगलौर क्षेत्र के अंतर्गत बरसात से पूर्व नालों की सफाई का कार्य चल रहा है और संबंधित नाले की भी दिखवाया जाएगा और इसको भी बरसात से पहले साफ करवा दिया जाएगा। इस बार बेसिकली था गोला तालाब की वजह से जल भराव की समस्या होती थी, क्योंकि तालाब की कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आने के कारण अब उसकी निकासी के लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाल के सीधा इसको डिंडार तालाब वाले नाले में डाला जा रहा है और प्रयास ये कि इस बार पुनः पिछले गत वर्षों के अनुभवों से लेते हुए इस पर निराकरण के पूरे प्रयास पहले कर लिए गए हैं। इसकी निकासी की हमने स्थायी व्यवस्था कर दी। आपने देखा होगा कि तालाब का लगभग काफ़ी पानी नीचे भी जा चुका है पहले की अपेक्षा, और इसमें 10 हॉर्स पावर की मोटर लगातार चल रही है और उससे पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया। इसमें
सफाई व्यवस्था के निरंतर प्रयास जारी हैं और लोगों से भी इसमें सहयोग की अपील की जा रही है और अभी हमें एक सेंट इंस्पेक्टर और शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिससे कार्य का पर्यवेक्षण बेहतर ढंग से हो पाएगा और सफाई व्यवस्था में आपको भविष्य में और अधिक। अभी वर्तमान में हमारे द्वारा उसमें पिट्ठू मशीन और टैंकर के माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है। जल्दी हम फॉगिंग की भी कार्यवाही शुरू। लाल पानी चुका है। अंगदान जैसे पुनीत कार्य को प्रोत्साहित करने और साथ ही मानवता की सेवा करने वाले हाथ का थामने के लिए नगर निगम ऋषिकेश ने एक सराहनीय निर्णय लिया है। अब नगर क्षेत्र के जिस भी नागरिक का पूर्ण अंगदान होगा उसके आश्रित को निगम की ओर से स्मार्ट वेंडिंग जोन में एक कार्ट रेडी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल की औपचारिक शुरुआत जनवरी माह से अंगदान करने वाले 42 वर्षीय राज मिस्त्री रघु पासवान के परिवार से की जा रही है और साथ ही बिहार मूल के रघु जो ऋषिकेश में रह रहे थे, परिजनों ने उनकी मृत्यु के बाद पूर्ण अंगदान कराए थे। निगम अब उनके परिवार के भरण पोषण के लिए स्मार्ट वेंडिंग जोन में मुफ्त कार्ड आवंटित करेगा। मेयर शंभू पासवान और नगर आयुक्त गोपाल राम बेनवाल ने बताया है कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और साथ ही दाता के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। ऋषिकेश एम्स में अंगदान की सुविधाएं उपलब्ध होने के बाद से क्षेत्र में जागरूकता बढ़ी है। नगर निगम ऋषिकेश की बोर्ड बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें एम्स ऋषिकेश में यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है, जैसे ब्रेन हेमरेज से होती है या अन्य किसी कारणवश डेथ होती है और उसका जो अंग प्रत्यारोपण हो सकता है, उसको लेकर के यदि एम्स में कोई बॉडी दान करता है तो ऐसे व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए एक वेंडिंग जोन में स्मार्ट वेंडिंग कार्ड देने का प्रावधान रखा गया है। और कोई भी व्यक्ति आगे भी इस तरीके का अंगदान करेगा तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष करके स्कीम रखी गई है। उनको निःशुल्क एक वेंडिंग कार्ड बना करके जो भी वेंडिंग जोन होगी उनको दिया जाएगा, ताकि इसका दो उद्देश्य है। एक तो जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं उनको रोजगार मिल सके, दूसरा जो व्यक्ति इस तरीके की गतिविधियों में अंगदान करने के लिए बॉडी को एम्स ऋषिकेश को देंगे, अन्य लोगों को उससे लाभ मिलेगा। इन उद्देश्यों को लेकर के ये बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था, जो सर्वसम्मति से पास हुआ है। और मैं अनुरोध करना चाहूंगा लोगों से कि इस तरह की जो गतिविधि है जिससे कि अन्य किसी के मृत शरीर के कोई अंग किसी व्यक्ति के प्रत्यारोपण के लिए काम आए तो निश्चित रूप से करना चाहिए। और नगर निगम उसमें एक स्मार्ट वेंडिंग कार्ड देने के लिए वचनबद्ध है और ये बोर्ड द्वारा पास किया गया। अभी तक कितने लोगों ने किया? मेरे संज्ञान में नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अभी तक एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है और उनको इस बोर्ड बैठक में उनके नाम से प्रस्ताव रखा गया था और उनको ये एक वेंडिंग कार्ड दिया जाएगा और आगे भी जो व्यक्ति इस तरीके का अंगदान करेगा उनको उनके परिजनों को भी इस तरीके की सुविधा दी जाएगी। ये एम्स में काफी पहले एक हमारे रिश्तेदारी है, उन्होंने अंगदान करवाया था। उसे लगभग जो है 9 लोगों को नया जीवन दान मिला। वहां पे हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी एक लेटर लिखा था कि ऐसे लोग जो अंगदान करते हैं, जिसके एक आदमी
के जाने से 9 लोग और बच सकते हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतलब ऐसे होना चाहिए कि उस आदमी को, उसके परिवार को लगे कि एक आदमी हमारे बीच से गया है, तो सरकार के द्वारा भी कुछ मिलता है। जैसे आर्मी के जितने जवान हैं बॉर्डर पे शहीद होते हैं, तो परिवार वालों को लगता है कि हमारे परिवार से बॉर्डर पे शहीद हुआ तो हमें भी मतलब सरकार के तरफ से कुछ मिला। तो ऐसे हम लोगों ने एक बोर्ड में, मैं बहुत पहले से मन में सोच के रखा था कि बोर्ड बैठक होगा, तो इस व्यक्ति ने ऋषिकेश एम्स में दूसरा व्यक्ति था रघु पासवान, जिन्होंने अपने अंगदान किया था और उसे 9 लोगों को बचाया गया। तो उनके लिए ये हमारे यहाँ जो है अभी रेहड़ी पटरी वाले हैं, उसमें जगह जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है। एक एम्स के पास भी एक जगह चिन्हित किया है, तो उनके परिवार के लिए हमने एक निःशुल्क एक वहां पे अपने जीविका चलाने के लिए परिवार के जीविका ई कार्ड के व्यवस्था किया, जिससे उनके परिवार का जीविका चले। तो ये ऐसे सोचा था, ऐसे लोगों को ये लगेगा कि नगर निगम भी हमारा जो है ऐसे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, आगे आ रहा है। ऐसे परिवार जो है जिनके लोग परिवार के लोग ऐसे करते हैं, उनको हम लोग भी प्रोत्साहित करने के काम कर रहे हैं। तो आपने ये बोर्ड बैठक में पास किया? अब वो अभी बोर्ड बैठक हुआ था, उसमें हम लोगों ने इसको रखा था प्रस्ताव, और सर्वसहमति से सभी लोगों ने पास किया। और वो अपने बोर्ड को भी बधाई देना चाहता हूँ। ऐसे कई कामों पे हम लोगों ने किया था, जिसमें एक काम ये भी था कि हमारे नगर निगम के कर्मचारी वगैरह जो सुबह सुबह 4 बजे या 5 बजे से सफाई का काम करते हैं, और कोई वाहन चालक चोटिल कर देता है, तो उनके लिए भी 10,000 रुपया तत्काल देने के हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। और मेडिकल खर्चा के लिए भी, अब वो घर में जब तक रहे तो वो उनका कोई इस तरीका का वेतन ना काटा जाए। तो इस पे कई ऐसे काम को अभी हम लोगों ने प्रस्ताव को पारित। जोधपुर जिले के पीपाड़ सिटी में मंगलवार को पुलिस थाना परिसर में आयोजित सीएलजी बैठक में एडीजीपी प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस और आमजन के बीच मजबूत तालमेल बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों की समय पर सूचना मिलने से कई घटनाओं की होने से पहले उन्हें रोका जा सकता है तथा सूचना देने वाले नागरिक की भी पहचान पूरी की जाएगी और साथ ही उसकी पहचान गोपनीय भी रखी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, एडीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराधों पर नियंत्रण करना है। आज पीपाड़ शहर थाने का विज़िट मेरे द्वारा किया गया
वार्षिक निरीक्षण जो जोधपुर जिला ग्रामीण का हो रहा है उसके तहत ये विजिट प्लान की गई थी और समाज के और जो कम्युनिटी पुलिसिंग के विभिन्न अंग हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया गया। जैसा कि आपने बताया कई तरह की समस्याएं इस समाज में हमारे सामने आई और उनमें एक प्रमुख समस्या जो आप बता रहे हैं कि चोरियों से संबंधित है। तो डेफिनेटली कोई भी अपराध, मेरा ये मानना है, छोटा या बड़ा नहीं होता है। जिस व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, चाहे छोटी चोरी हो, बड़ी घटना हो, उस व्यक्ति के लिए वही एक बड़ी विपत्ति होती है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं, हमें इस चीज़ को समझते हुए और इसका क्या निराकरण हो सकता है उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कुछ बातें नफरी को लेकर के आई थी, पुलिस की नफरी को लेकर के, जिस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदया को मैंने कहा है कि एक बार वो रिव्यू कर लें, नफरी को कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। साथ के साथ इसमें इन चोरियों से और प्रॉपर्टी के दूसरे प्रॉपर्टी रिलेटेड जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे सीसीटीवी कैमरेज का अधिक से अधिक कैमरों को जोड़ने की, कुछ जो कैमरे खराब पड़े हुए हैं उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, नगर पालिका के सहयोग से कार्रवाई की जा सकती है। और भी जो डिफरेंट एजेंसीज हैं उनको साथ लेकर के हम इस चौकसी व्यवस्था को, इस निगरानी व्यवस्था को और एडीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकता अपराधी और साथ ही उन पर नियंत्रण और अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करना है। उन्होंने कहा कि अपराधों को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन जागरूकता, सतर्कता और सूचना तंत्र मजबूत होने से अपराधों में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। बैठक में महिला सखी, ग्राम रक्षक और साथ ही CLG सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखने तथा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाने की अपील भी की गई है। एडीजीपी क्षेत्र में खुफिया तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने और साथ ही प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने तथा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा है नागरिकों से पुलिस की कार्रवाई में सहयोग करने तथा उनका आह्वान किया और साथ ही पीपाड़ सिटी थाने में स्टाफ की कमी को देखते हुए एडीजीपी ने समीक्षा के आधार पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। पूर्व पालिका अध्यक्ष महेंद्र सिंह कछवाहा ने पीपड़ा सिटी की संवेदनशीलता और साथ ही भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं SOG कार्यालय खोलने की भी मांग रखी है। महिलाएं हमारे बच्चों को बचाने सरकारी अस्पताल में आते हैं शरण लेने, और वो अस्पताल की कब्र बनते जा रहे हैं। बड़े नेता इस जांच कराने का आनंद फानन में यहाँ अगर उनको उचित मुआवजा 50 लाख रुपए का तुरंत जारी नहीं करेंगे आप लोग, तो इस राजस्थान की धरा में इनके किसी भी मंत्री को किसी जिले में घुसने नहीं देंगे हम लोग। 25 दवाइयों में से जो फेल हुई है, जो जिनके सैंपल फेल हुए, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, 9 दवाइयां ऐसी है जो स्थानीय स्तर पर खरीदी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, घर परिवार, महिलाएं हमारे बच्चों को बचाने सरकारी अस्पताल में आते हैं शरण लेने, और वो अस्पताल की कब्र बनते जा रहे हैं। बड़े नेता इस जांच कराने का कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत पर बड़ी प्रदर्शन। आपको बता दें कि कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत और इलाज में कथित गंभीर लापरवाही को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। आज कोटा बूंदी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेडिकल कॉलेज परिसर में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लापरवाही के कारण प्रसूताओं की जान गई है। प्रदर्शनकारियों ने दोषी अपराधियों, अधिकारियों और साथ ही डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा।
पूरे राजस्थान में कभी इस समय में RGHS योजना के अंतर्गत या तो दवाइयाँ मिल रही है और नए प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर उपचार हो रहा है। 2 महीने से ये समस्या चल रही है। राज्य स्तर से ऊपर 2 बार वार्ता हो चुकी है। मुख्य सचिव महोदय को भी निवेदन कर दिया गया है और मुख्यमंत्री महोदय को भी निवेदन कर दिया गया है, लेकिन इस समस्या का अभी तक भी समाधान नहीं है। पेशेंट्स को दवाएँ नहीं मिल रही है, उनका उपचार नहीं हो रहा है, दर्द के ऊपर भटक रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं। पहली बात। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि 3 साल पहले मेडिकल बिल दिए थे RGHS योजना के अंतर्गत, उनका पेशेंट्स को भुगतान नहीं हुआ है और न उनके पास में किसी प्रकार की कोई सूचना है कि पेशेंट्स के बिल पास हुए हैं या ऑब्जेक्शन के अंदर है। यदि ऐतराज के अंदर है तो वो सूचना दी जाए ताकि पूर्ति कर सकें। तो भुगतान भी नहीं हुआ, ये भी है, संतोष है। और तीसरा मेरा निवेदन ये है कि पेंशनर्स की जो वर्ष में एक बार जिला स्तर के ऊपर जो समिति इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।